नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूं वो नई शिक्षा नीति और परफॉर्मिंग आर्ट, ये दोनों को लेकर आपसे बात करने वाला हूं। नई शिक्षा नीति 2020 का जब मसौदा आया और जब वो लागू हुई और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, मैं बहुत लंबे में उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की बातचीत है। पर जो परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर बातचीत है, कला, संस्कृति, साहित्य, बोली, भाषा, पेंटिंग, योग, ये सारी चीज़ों को लेकर जो उसमें प्रावधान किए गए बातचीत है, उसको लेकर मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि मुझे आज गोयल इंटरनेशनल जो स्कूल है, वर्ल्ड स्कूल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट पर एक सेमिनार था और उस सेमिनार में मैं वहाँ मौजूद था और मेरे साथ कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा से जुड़े चितरंजन कर हों, चाहे मनोज वर्मा हों, गिरीश पंकज हों, मूर्ति सर हों और बहुत सारे लोग, CBSE के अधिकारी और बहुत सारे लोग और शिक्षा अलग अलग संस्थानों से लोग वहाँ मौजूद थे। अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे शिक्षा संस्थानों में जाने का 2 डिग्री गर्ल्स कॉलेज हैं यहाँ पे लड़कियों के, वहाँ पर हमारी सोसाइटी जो छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी है उसकी ओर से प्रेमचंद जी की जो बहुत चर्चित रचना है लांछन, उस पर नाटक करने का मौका मिला। उसके पहले एक और स्कूल में जो स्पीक मेके है उसके कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। इन सब जगह, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे सेमिनार हो, सब जगह जाने के बाद जो मैं महसूस करता हूँ, जो ग्राउंड जीरो जिसकी हम बात करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दोनों कॉलेजों में जो बच्चियाँ थी, जिनमें कम से कम 1,500 से 2,000 हज़ार बच्चियाँ थी, छात्राएँ थी, उन्होंने इसके पहले, उसमें से 10-5 ही होंगी जिन्होंने इसके पहले इस तरह प्ले देखा था, यानी नाटक उन्होंने देखा नहीं और उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सराहा और कॉलेज के प्राध्यापकों ने भी इसकी सराहना की। अधिकांश लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि हमने नाटक नहीं देखा है। शास्त्रीय संगीत से बहुत कम लोगों का जुड़ाव होता है, जो उसको जानते समझते हैं उनसे जुड़ा होता है। फिर हम समझते हैं पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग भी बहुत कम लोग समझते हैं। यदि हम देखते हैं कि भारतनाट्यम या तमाम तरह के जो हमारी परंपरा से जो कलाएँ हैं उनकी तरफ हम देखते हैं तो धीरे धीरे हमको ये दिखता है कि बहुत कम लोग हैं जिनका कला संस्कृति से गहरा जुड़ाव होता है। हम बहुत सतही चीज़ों में फंस के रह गए और ख़ास करके हिंदी पट्टी में यदि बात करें तो हिंदी पट्टी की हालत बहुत ख़राब है कि वहाँ के ना तो वो साहित्यकार को पढ़ते हैं, ना कवि को जानते हैं। मंची कवियों को जानते हैं कि जो चुटकुले सुनाते हैं, कुछ इधर उधर के किस्से कहानी सुनाते हैं और हल्की फुल्की रचनाओं को वो समझते हैं लोग कि ये साहित्य है, ये कला है। और जो कई बार धार्मिक आयोजनों में जिस तरह के भजन बजते हैं वो सिनेमा की गानों की पैरोडी होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कला, संस्कृति, साहित्य जो है बहुत हास्य की चीज़ है। यही वजह है कि अगर नई शिक्षा नीति के चलते या उसके पहले से किन्हीं शिक्षण संस्थानों में यदि वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए क्लासेस चल रही हैं तो वो भी मतलब कहना चाहिए कि गणित या फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास से इतर एक्स्ट्रा समय में हो जाए तो हो जाए, जैसे कि खेल की गतिविधियां या परफॉर्मिंग आर्ट की। तो उसके पीछे यदि कोई कारण यदि हमको समझ में आता है, एक तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में इसको हाशिए पे रखा था गया, जिसकी चिंता अभी नई शिक्षा नीति में की गई। दूसरे जो अभिभावक हैं उनके साथ भी एक समस्या ये है कि वो कैरियर ओरिएंटेड हो गए और अपने बच्चों को उस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि हमको नाटक से क्या मिलेगा, हमको साहित्य से क्या मिलेगा, संगीत से क्या मिलेगा। कुछ ही लोग उसको अपना जो है व्यवसाय या अपने आगे शौक में उसको जीवित रखते हैं। तो नई शिक्षा नीति को यदि हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए, किंतु पहली बार परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर जिस तरह से फोकस किया गया है वो काबिले तारीफ है। जैसा मैंने कहा कि रायपुर के गोयल इंटरनेशनल में जो सेमिनार हुआ उसमें कला, संगीत, नाटक आदि को लेकर गंभीर विमर्श हुआ। एक संस्कृति कर्मी होने के नाते मुझे भी बोलने सुनने का मौका मिला। अभी मैंने जैसा कहा कि हमने जब मुंशी प्रेमचंद का नाटक किया तो जो हमें वहाँ से जो फीडबैक मिला कि कॉलेज की पहुँच गई लड़कियों ने नाटक नहीं देखा। इसका मतलब स्कूल में भी नाटक उन्होंने उस तरह से नहीं देखा। स्कूलों में जो वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होता है, जो उसमें आजकल गंभीर नाटक नहीं होते, उसमें भी थोड़े बहुत डांस वांस जो हो जाते हैं और बच्चे कुछ करके निकल जाते हैं। तो कहीं हम बच्चों को क्यों दोष दें कि जब हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही जो है
कला संस्कृति साहित्य के लिए वो स्पेस नहीं है जो होना चाहिए। अलग अलग स्कूल हैं, खास करके जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर तो हम समझते हैं कि आर्ट कल्चर के लिए बहुत स्पेस है, पर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर इस तरह का ना तो कोई जगह है, ना हाल है, ना उस तरह कोई, हाँ कोई टीचर होता है जो आपको इसके लिए थोड़ा प्रमोट करता है। हम यदि अपनी बात करें या हमारे समवयस्क लोगों की बात करें तो उन्हें कहीं ना कोई किसी शिक्षक ने या कोई आसपास के व्यक्ति ने इस बात के लिए प्रमोट किया हुआ है कि आप कला साहित्य संस्कृति से जुड़ें, वरना हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है इसको लेकर वो बहुत निराशाजनक है। पर नई शिक्षा नीति में चूंकि अब इसका प्रावधान किया गया, मगर ये भी वैकल्पिक विषय के रूप में यदि इसे चुना जाएगा तो ये निश्चित रूप से माता पिता की जो प्राथमिकता होगी बच्चों को लेकर वो होगी कि कैरियर ओरिएंटेड जो कोर्स हैं उसको वो पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, बाहर जाने का अवसर मिल जाएगा। पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो सांस्कृतिक और साहित्यिक जो रुझान है वो हमको बेहतर मनुष्य बनाने में मदद करता है। पर यदि केवल हम अपने कोर्स की पढ़ाई करते हैं और बाकी कुछ नहीं जानते तो हमारी जो संवेदना का स्तर है वो बहुत भोतरा होता है और हमें अपनी संस्कृति से, अपनी बोली भाषा से उस तरह का लगाव नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। यही वजह है कि पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएं खो गई हैं। यूनिसेफ ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। मतलब हम अपनी बोली भाषा भी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ भाषाएं जैसे अंग्रेजी को लेके लगता है कि ये रोजगार दिलाने की भाषा है तो उसके प्रति हमारा रुझान बढ़ा है। पर नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे स्वयं के सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा और परंपरा के जरिए एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाकर आत्मसम्मान को हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से भाषा हमारे गौरव को बढ़ाती है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये बात हमारे यहाँ पहले कही गई है। तो ये हम समझते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है और वो हजारों वर्षों से विकसित है। उसमें कला, साहित्य, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियाँ, विरासत है, हमारे जो स्थल हैं, ये सब जो हमारा दर्शन है, हमारे जो उत्सव हैं, ये तमाम तरह के जो हमारी संगीत की एक परंपरा है, हमारी सिनेमा है, ये सब जो है हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा है। तो ये हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती है। भारत को वास्तव में अतुल इंडिया बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी देश कभी पहचाना जाता है तो अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण वो पहचाना जाता है। यही वजह है कि सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और संवर्धन देश के लिए उच्च स्तरीय प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। पर हो सकता है कि नई शिक्षा नीति में जब स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू हो और बच्चे बचपन से, चूँकि ऐसा माना गया है कि अभी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चे 6 साल से फिर 14 साल, उसके बाद अलग अलग लेवल पे बच्चों को ले जा रहे हैं। ऐसा मानना होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग जो है वो जो कुछ चीज़ें उसमें समाहित होती है वो 6 साल तक की अवस्था में बहुत सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में लेते हैं। तो हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, किस तरह हमारे शिक्षक उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो समाज किस तरह से सोच रहा है, स्कूल की तैयारी क्या है। वरना बहुत सारी जो नीतियां बनी और ख़ास करके शिक्षा को लेके यशपाल कमेटी से लेके जाने हम पुरानी नीतियों की बात करें, पर अब चूंकि इसकी बात हो रही है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि स्कूल में इस तरह के शिक्षक रखे जाएंगे, इस तरह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कला संस्कृति। इस सेमिनार में जो कुछ बातचीत हुई उस बातचीत से मुझे लगता है कि बाकी स्कूलों में भी इस पर बातचीत होगी और परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको अभी एक कहना चाहिए कि मूल कोर्स में शामिल नहीं किया गया है और जिसे फुर्सत का काम समझा गया है, क्योंकि हम देखते हैं हम चूँकि कला संस्कृति थिएटर से जुड़े हैं तो माता पिता भी जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी लगती है और बच्चों के पास कोई काम नहीं होता तो उनको लगता है जाओ थोड़ा डांस सीख लो, थोड़ा किसी नाटक में कहीं वर्कशॉप लग रहा है तो होके आ जाओ, कोई किताब पढ़ लो। और अब जब से मोबाइल हाथ में आया है तो बच्चों ने वो किताबें भी पढ़ना छोड़ दी और मोबाइल में वो, वैसे तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें काम की है पर वो बच्चे कुछ और देख रहे हैं, किस अलग तरह के गेम देख रहे हैं और मोबाइल की लत भी जो बहुत मुश्किल से छूट पा रही है। तो माता पिता के सामने ये भी एक चुनौती है। अभी स्कूलों में ये कहा गया है कि 5.5 से 6 घंटे की पढ़ाई की बात की जा रही है ताकि बहुत अधिक बच्चों को
घेराबंदी ना हो पढ़ने के नाम पर। अभी हम देख रहे हैं कि जो माता पिता बच्चों को कोटा, जो वहाँ पर एक बड़ा एजुकेशन हब है जहाँ पर कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ लगातार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इतना दबाव है बच्चों पर कि अभी करीब करीब 27 बच्चों ने आत्महत्या की। अब वहाँ एक नए तरह की बातचीत हो रही कि चूंकि बच्चे पंखे पे लटक जाते हैं तो ऐसे पंखे लगाए जा रहे हैं जो कम वजन के यदि बच्चे लटकें तो वो टूट के गिर जाए। तो सवाल ये है कि पंखे तो टूट के गिर जाएंगे बच्चे, दूसरा अगर डिप्रेशन में है तो बच्चे कहीं और दूसरी तरफ जाएंगे। पर सवाल ये है कि हम बच्चों के साथ किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति हमें आसान्वित तो करती है, पर व्यवहारिक धरातल पर यदि हमने इसका पालन नहीं किया और केवल इसे एक दस्तावेज मान लिया और स्कूलों ने कॉलेजों ने उस तरह का व्यवहार नहीं किया जिस तरह की अपेक्षा नई शिक्षा नीति में की गई है, तो हम बहुत सारे लोग तो खड़े करेंगे, पढ़े लिखों की फौज तो खड़ी करेंगे, पर बेहतर मनुष्य हम नहीं बना पाएंगे। जो मनुष्य संवेदना के साथ हो, जो लोगों के बीच में भेदभाव ना करे, जो बड़े छोटे का फर्क ना करे, क्योंकि कला मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाती है, साहित्य मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाता है, संगीत उसे जीवंत बनाता है। क्योंकि बिना संगीत के, अगर जिसे संगीत नहीं जो पसंद करता है या जिसके गीत संगीत पसंद नहीं है, दरअसल वो बेहतर मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो हमें लगता है कि नई शिक्षा नीति में जिस परफॉर्मिंग आर्ट की बात हो रही है और जिस तरह से आज हमने सेमिनार में बातें सुनी, तो उससे कहीं हमारे भीतर एक उम्मीद की किरण जगती है। नमस्कार।